नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानमाला में। दोस्तों, हाजिर हूँ विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके का विकास किया था? चेचक के टीके का विकास किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए और अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। इसके कारण दूध दही के रूप में जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शैवाल स्वपोषी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूंगफली में। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HIV द्वारा होने वाला रोग है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आत्सक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेचक विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विषाणु। विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक घातक रोग उत्पन्न होता है कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्स क्या है? सार्स क्या है? जी, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सार्स विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। आलू में जो मोज़ेक रोग होता है उसका कारण कौन सा होता है? जी, तो निम्न ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विषाणु। विषाणु के कारण आलू में मोज़ेक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जो हिंदी में हम कहते हैं खुरपका मुंहपका, यह रोग किसके कारण होती है जंतुओं में? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विषाणु के कारण जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है। जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? लाल सागर जो है उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैवाल के कारण लाल सागर का लाल रंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शैवाल। अगर अगर शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। कवकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह कहलाता है। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत
कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जी, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विविध पोषी। विविध पोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पे जो कवक उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस कहते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेक्सी कोल्स। सेक्सी कोल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साथ साथ में वीडियो पॉज करके अपना जवाब टिक करते हुए चलिएगा आप लोग। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में एक विशेष प्रकार का लाइकेन होता है जिसको लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, उसका क्या नाम है? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडोकार्पन। इंडोकार्पन नामक जो लाइकेन है उसको जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी है, मिर्गी नामक रोग, उसकी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परमेलिया। परमेलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजोला है एक। एजोला है एक क्या है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शैवालों के संवर्धन का। शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्त राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होती है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? निम्न ऑप्शन में से बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेचक। चेचक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? इसका सही जवाब होगा अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल। अगला क्वेश्चन है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। इसका जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूसला जड़ें। मूसला जड़ें। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है किसमें? जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूशिया में। श्वसन मूल यूशिया में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? जो निम्न ऑप्शन है इनमें कौन जड़ नहीं है? जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आलू। आलू जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गन्ने में। गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ें विकसित होती हैं।
जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? जी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मूलांकुर से। जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक, गाजर है एक निम्न में से सही ऑप्शन बताइए। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाजर एक जड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। बरगद के पेड़ से जो मोटी जड़ें लटकती हैं उनको क्या कहा जाता है? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। स्तंभ मूल उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में वह कौन सा भाग या हिस्सा है जो हमेशा रहता है? जी, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। जी, हमको लग रहा है इसका जवाब सबको पता होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जड़। जड़ हमेशा रहता है। टहनियाँ, कलिका और पत्ती गिरते रहते हैं, कटते रहते हैं, लेकिन जड़ जब तक वह पेड़ जीवित रहेगा तब तक उसका जड़ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तना। आलू के खाने वाला जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसे हम तना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, पर्ण का स्तंभ द्वारा। पर्ण का स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक तना है? जो निम्न ऑप्शन है उनमें कौन एक तना है? इसका सही आंसर है जी, 110 का सी, आलू तना है, बाकी सभी क्या हैं? जड़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंद, जिसे कंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी का जो पौधा होता है उसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकंद। प्रकंद जो हिस्सा होता है हल्दी का वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक क्या है? अदरक क्या है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइजोम। अदरक राइजोम है। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो है वह किसका परिवर्तित रूप है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तना। प्याज जो है वो तना का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है,
वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेफ्लिसिया द्वारा। रेफ्लिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिंकगो। जिंकगो एक जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इफ्रेडा। इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।